हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बीपीएसई 141 जो कि है गांधी और समसामयिक विश्व। गांधी के समय में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उनके अनुसार उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, उनके जो विश्व में जो समसामयिक विश्व किस तरह से चल रहा था, इनके बारे में पढ़ते हैं। बीपीएसई 141 देखिए, बीपीएससी 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बताएंगे जो आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये लगभग हमको लगता है 5 से 6 बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम के लिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का उल्लेख करें। देखिए, गांधी जी द्वारा जो आंदोलन भारत में आज़ादी के लिए जो चलाए गए थे, तो उनका उल्लेख करना है इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लेगा, और 20 नंबर का पूछने का मतलब है कम से कम इसे 500 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। तो आप यह वीडियो देख के वह यह प्रश्न आसानी से लिख पाइएगा। देखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का उल्लेख करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग इसे लिख ही लीजिएगा। नो डाउट आपको पढ़ा है तो आप लिख ही लीजिएगा। उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको किस तरह से लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको लगे कि हाँ, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, एक क्रम से आंदोलन चलाए गए थे, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको EHI 01, जिनका कोड EHI 01 है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देख के कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वर्ष 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए। इस समय तक गांधी जी एक राष्ट्रवादी और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए उदारवादी नेता जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे, और शुरुआती दौर में गांधी जी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। देखिए, जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने प्रारंभ में देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो लौटे, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वापस लौटे। तो उन्होंने पहले भारत में आके भारत के विभिन्न भागों में घूमा और वहाँ की आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास किया। उसके बाद ही वह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। देखिए, और देखिए, विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। 1 साल तक भारत में घूमने के बाद गांधी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के किनारे रहने लगे, जहां उन्होंने मई 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया। तो अहमदाबाद से के बाहरी किनारे, अहमदाबाद कहाँ अभी गुजरात में है, वहाँ के बाहरी इलाकों में साबरमती नदी के किनारे जो है एक आश्रम की स्थापना की, जिसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया है, जो मई 1915 ईस्वी में स्थापना किया गया था। आइए अब जानते हैं कि भारत में गांधी ने पहला सार्वजनिक संबोधन कब किया था। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए खुद से तैयार करके लाए, बुक से एक अच्छा पॉइंट लेके आए हैं, खुद से लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी इसे अच्छे से देखिए, आप भी देख के जाइएगा, तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर, आपके गांधी से रिलेटेड इस कोड में जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप बना पाइएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए,
भारत में गांधी का पहला सार्वजनिक संबोधन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर था। तो गांधी जी का पहला संबोधन जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो फरवरी 1916 में हुआ था, जिसमें कई विशिष्ट व्यक्तियों और राजकुमारों और स्वयं वायसराय ने भाग लिया था। अंग्रेजी अंग्रेजी में बोलते हुए उन्होंने अपने देशवासियों को उनके लिए स्वदेशी भाषा में संबोधन करने के लिए मजबूर होने पर गहरा अपमान और शर्म व्यक्त करते हुए उन सभी को चौंका दिया। देखिए, गांधी जी जब भाषण दिए तो अंग्रेजी में भाषण दिए तो उन्हें एक महसूस अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कि स्वदेशी भाषा को ही बढ़ावा दिया जाए। उन्हें अंग्रेजी बोलने में शर्म या अपमान का एक गहरा धक्का मिला। देखिए, अब आते हैं कि चंपारण और खेरा सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए, चंपारण और खेरा सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण देखिए, बिहार के चंपारण और गुजरात के खेरा में हुए आंदोलनों ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर मतलब हुआ टैक्स, दमनकारी टैक्स लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारी के खिलाफ विरोध, आइए आगे देखते हैं विरोध। देखिए, विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया अंग्रेजों के लिए। देखिए, सन 1918 में गुजरात स्थित खेरा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था। देखिए, वह जो पर है वो चंपारण था। चंपारण में हुआ क्या कि नील की खेती के लिए जो है ज़्यादा अंग्रेज दबाव डालते थे और जब वह नहीं करते तो उन पे कर टैक्स ये लगा दिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होगी। और उसी के खिलाफ में गांधी जी ने प्रदर्शन किया, हड़तालें की और उसके बाद अंग्रेजों ने वह मान लिया कि नील की खेती करना आवश्यक नहीं है। तो पहला सफलता गांधी जी को मिल गया था। दूसरा है सन 1918 में गुजरात स्थित खेरा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई और लोग कर माफी की मांग करने लगे। देखिए, गुजरात स्थित खेरा में जो है बाढ़ और अकाल आ गया, सूखा हो गया था, जिसके कारण फसल नहीं हो सका। तो किसानों का मन मांगना था कि कर टैक्स में फ्री किया जाए। तो इसके लिए भी गांधी जी आंदोलन चलाए थे, माफी करने लगे। खेरा में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। तो इनका जो विरोध मतलब जो मांग कर रहा था, तो उनको अंग्रेज पहले गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब अंग्रेज ने राजस्व की संग्रहण से मुक्ति दिया तो उन सभी कैदियों को जो है मुक्त कर दिया या रिहा कर दिया गया। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार चंपारण और खेरा के बाद गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई और वह स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। आइए अब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ क्या था। मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में एक अलग दल बन गया था। गांधी जी सोचते थे कि इन दोनों दल को एक पट पे लाना है, तो उनको किस तरह से एक पट पे लाया गया। देखिए, कांग्रेस के अंदर और मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता
बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत, आइए आगे देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, एक विश्वव्यापी आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो था एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों के सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। और ये किसके खिलाफ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ था। तो गांधी जी जब अंग्रेज का ही विरोध कर रहे थे, ये लोग भी अंग्रेज का ही विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी ने ये ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस का भी सपोर्ट किया और इनको एक प्रवक्ता के रूप में मुस्लिम लीग ने इन्हें प्रस्तुत किया। देखिए आगे हम जानते हैं, देखते हैं। देखिए, मुस्लिम द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी जी इसके मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल वापस कर दिया। इसके बाद गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर था। तो आप देख लिए कि इन दोनों में भी एकजुटता गांधी जी ले आए और उनको आज़ादी के लिए प्रेरित किया। देखिए, असहयोग आंदोलन चलाया गया। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो गई थी और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। तो गांधी जी का मानना था कि भारत जो गुलाम हुआ है तो भारतीयों ने ही इसे गुलाम किया है। यदि अंग्रेजों के हर बात को असहयोग यानी मानने से इनकार कर दिया जाए तो आज़ादी संभव है। देखिए, गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया। आइए आगे देखते हैं। बना दिया था और अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। तो देखिए, जलियांवाला बाग जो हुआ था यह भी गांधी जी को बहुत कष्ट हुआ था जलियांवाला बाग से। तो लोगों के बीच में भी तो जो था क्रोध और हिंसा की ज्वाला अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठी थी। जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने दिया था। देखिए, अब आते हैं कि गांधी जी को साइमन कमीशन और नमक सत्याग्रह में किस तरह से सफलता मिली। देखिए, 1920 के दशक में के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मतभेदों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1927, देखिए, गांधी चाहते थे कि जितना भी आंदोलन आज़ादी के लिए चल रहे हैं, जैसे मुस्लिम को भी अपने साथ लिया। उसके बाद स्वराज पार्टी को भी जो मतभेद था कांग्रेस और स्वराज पार्टी में, तो उनको भी अपने मतलब कांग्रेस में मिलाने का ध्यान केंद्रित किया। देखिए, 1927 में ब्रिटिश ने सर जॉन साइमन को एक नए संवैधानिक सुधार आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन जो आया था भारत, इसमें जो है भारतीयों के लिए ही यह कमीशन था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिससे भारत के लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। देखिए आगे, इससे असहमत होकर गांधी ने दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया,
जिसमें ब्रिटिश सरकार से भारत का प्रभुत्व का दर्जा देने का आह्वान किया गया। यदि अंग्रेजों ने इस मांग का पालन नहीं किया, ये आगे देखते हैं। देखिए, नहीं किया तो उन्हें देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर अहिंसा के एक नए विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन मांगों को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। तो गांधी जी का जो मांग था उनको जो है अंग्रेजों ने जो है अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हो, देखिए, भारतीय ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। देखिए, उसके बाद जो ये फहराया गया था, उसके बाद कहा गया था कि 26 जनवरी को जो है हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लाहौर अधिवेशन में ही कहा गया था। देखिए, 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। अंग्रेजों ने इन मांगों को नहीं माना और जल्द ही उन्होंने नमक पर कर लगा दिया। तो नमक नहीं माना, उसके बाद क्या किया कि अंग्रेजों ने एक और आग में घी डाला तो नमक पे कर लगा दिया। पासवर्ड क्या है? देखिए, नमक पे जो कर लगाया था तो इनसे भी भड़क उठा भारत की जनता या जो गांधी जी थे मतलब उस टाइप के नेता जो थे भड़क उठे थे। और इस तरह नमक पर कर लगाने का विरोध करते हुए मार्च 1930, देखिए याद रखिएगा डेट, ये सब डेट आपको लिखना होगा, ठीक है, में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। तो याद रखिएगा मार्च 1930 में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। अब इस तरह से किस तरह से शुरू किया गया था उसको भी देखिए। देखिए, गांधी जी ने मार्च में अपने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की और अहमदाबाद से दांडी के पैदल यात्रा की शुरुआत की। यह विरोध सफल रहा और मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो मतलब जो गांधी जी जो दांडी यात्रा किया था यह सफल रहा। उसके बाद गांधी इरविन समझौते के थ्रू नमक पे जो कर लगाया गया था उनको वापस लिया गया। देखिए, इसी में कहा गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में, इरविन ने ही दिया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। देखिए, अब आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद किस तरह से हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों को निराश एवं क्रोधित कर दिया। उस समय यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। भारतीयों का असंतोष युद्ध समय की कमी या बेरोजगारी की वृद्धि के कारण बढ़ रहा था। जापान के आक्रमण का लगातार भय बना हुआ था। देखिए, जापान जो है ये ब्रिटिश के विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था। तो जापान चाहता था कि भारत पे आक्रमण करे, क्योंकि भारत पे जो है अंग्रेजी ब्रिटिश शासन है, तो ब्रिटिश पे आक्रमण करना चाहता था। तो भारत के जो नेता थे उन्हें भय था कि जब यहाँ आक्रमण करेगा जापान तो यहाँ पे भारतीयों का भी हत्या किया जाएगा। तो भारतीय जो नेता थे वो सभी लोग को समझाए कि एक आंदोलन की शुरुआत किया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए हो। देखिए आगे, भारतीय नेताओं को विश्वास दिलाया गया कि भारत जापानी आक्रमण का दोषी होगा क्योंकि भारत में अंग्रेज मौजूद हैं। गांधी जी ने कहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए,
भारतीय नेताओं को विश्वास दिलाया गया कि भारत जापानी आक्रमण का दोषी होगा क्योंकि भारत में अंग्रेज मौजूद हैं। गांधी जी ने कहा, भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण है। सुभाष चंद्र बोस जी 1941 में भारत से निकल भागे थे। वे बार बार बर्लिन से रेडियो पर अंग्रेज विरोधी भावनाओं को उठाते हुए बोलते थे, जिसने जापानी समर्थन की भावनाओं को बढ़ावा दिया। आइए देखिए, उसके बाद क्या हो, जब भारत को आज़ादी मिल गया तो अब जो है देश का विभाजन होने लगा। देश का विभाजन और आज़ादी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी कैबिनेट मिशन आया था जो संविधान को बनाने का प्रस्ताव रखा था और एक अंतरिम सरकार की गठन का भी फैसला लिया था। और जब जब इटली थे तो उन्होंने ही भारत को आज़ाद दिलाने का उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। देखिए, भारत की आज़ादी के आंदोलन, देखिए हम वो सब चीज़ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये गांधी जी से ही रिलेटेड आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाए, आप देख ही रहे होंगे कि 500 शब्द किस तरह से आपको लाना है। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बहुल्य देश जो पाकिस्तान की मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था, पर ऐसा हो न पाया और अंग्रेजों ने देश को दो टुकड़े भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुआ, उसके बाद गांधी जी का हत्या किया गया। देखिए, 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस, याद रखिए दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। तो आप देख लिए कि किस तरह से गांधी जी राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रहे और भारत को आज़ादी दिलाने के बाद देश का विभाजन भी उन्हीं के सामने हुआ। वह नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। उसके बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस में। उनका लास्ट में जो मुंह से निकला शब्द था वह हे राम था। देखिए, आप देख लिए। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। देखिए, सामाजिक सद्भाव का मतलब हुआ समाज में किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलके रह सकते हैं या समाज में एक धर्म दूसरे धर्म से मिलके रह सकते हैं। आप इसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा आपको करना है। देखिए, आइए इसको जानते हैं विस्तार से। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछ लिया जाएगा। 12 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 250 शब्दों में इसको आपको लिखना होगा। देखिए, व्यक्तियों को एक दूसरे के लिए अधिक सामाजिक बनाकर सामाजिक सद्भाव को 2 स्तरों पर बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, 2 स्तरों पे से बढ़ावा दिया जा सकता है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले ये 2 स्तर निम्नलिखित हैं। तो 2 स्तर कौन कौन सा? एक संस्थागत स्तर है, एक व्यक्तिगत स्तर है। वो भी व्यक्तिगत स्तर भी बताएंगे और संस्थागत स्तर भी बताएंगे, जो आप इसे पालन करके आप सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, संस्थागत स्तर पर सामाजिक सद्भाव के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न मध्यवर्ती लक्ष्यों का अनुपालन किया जा सकता है, जैसे कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए,
इसको समझिए। एक संस्थाएं हैं, ठीक है, एक मध्यवर्ती लक्ष्य है, एक अंतिम लक्ष्य है। देखिए देखिए कोई भी संस्थाएं बनाया जाता है, ठीक है, संस्थाएं में कुछ उसका कुछ रूल होता है, जो जो कि एक अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का उसका निर्णय होता है। कोई भी संस्था है जो किस तरह से चलता है और उनका लक्ष्य क्या रहता है, वो देखिए संस्थाएं है, मध्यवर्ती लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य है, जो हम सामाजिक सद्भाव के रिलेट में पढ़ेंगे। देखिए पहला है परिवार। परिवार भी एक तरह से संस्था है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए परिवार परिवार भी एक तरह से संस्था है, ठीक है। इनका जो मध्यवर्ती भाग जो इनका जो करने का लक्ष्य होता है वो क्या होता है। देखिए पारिवारिक सहयोग और कल्याणकारी प्रावधान होना चाहिए। तो पारिवारिक सहयोग है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और उनका जो भी कदम उठाया जाए वह कल्याणकारी प्रावधान के रूप में उठाया जाए। दूसरा है तलाक की दर कम, सामाजिक रूप से अस्थायी जन्म दर करना। देखिए तलाक का दर जो है कम करना है, ये भी परिवार का ही एक मुख्य काम है। तीसरा देखिए वरिष्ठ सदस्यों की प्रभावी पारिवारिक देखभाल। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका पारिवारिक देखभाल होनी चाहिए परिवार के द्वारा। देखिए चार है परिवार के अंदर और बाहर लैंगिक समानता होनी चाहिए। परिवार के अंदर और बाहर लैंगिक समानता हुआ मतलब हुआ कि महिला और पुरुष, लड़का या लड़की को समान समानता की नज़र से परिवार या बाहर उनको देखा जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा है राष्ट्र और सरकार। राष्ट्र और सरकार का क्या भूमिका होना चाहिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। देखिए समाज में शांति, सरकार की होनी चाहिए, समाज में शांति बने रहे। दूसरा है आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी जनता को मिलना चाहिए। तीसरा है आपराधिक न्याय। यदि किसी के खिलाफ अपराध हुआ है, वो अपराधी उस किसी के खिलाफ अपराध किया है तो जो किया है उनको एक न्याय मिलना चाहिए। चौथा है सरकार, राष्ट्र और सरकार के नज़र में सभी समानता का ध्यान केंद्रित रहे। पांचवा है मानवाधिकारों की सुरक्षा हो। जो मानव का जो अधिकार है उनके अधिकार का सुरक्षा किया जाए। देखिए इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, सभी संबंधों में नीति परायणता। दूसरा ईश्वर के प्रति सम्मान। तीसरा है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, निष्पक्षता में बराबरी होनी चाहिए। आइए आप जानते हैं कि संगठन संगठन भी है। संगठन का भी कुछ मुख्य लक्ष्य होता है, वो क्या होता है। देखिए संगठन प्रशासन और निष्पादन आदि में पारदर्शिता। दूसरा है धन का मोटे तौर पर वितरण। तीसरा है व्यापार और सामुदायिक जीवन का एकीकरण। चौथा है निरंतर ऋणग्रस्तता की अनुपस्थिति। पांचवा है पारिवारिक व्यवसाय या स्वरोजगार का उच्च स्तर। देखिए इनका अंतिम लक्ष्य है विश्वास दिलाना चाहिए समाज पे, सत्य बोलना चाहिए, समाज को प्रेरित करना चाहिए। तीसरा है जो गलती करे उसको क्षमा करने का कोशिश किया जाना चाहिए, एक आशा किया जाना चाहिए कि वह यह काम कर लेगा। उसके बाद उदारता की भावना होनी चाहिए और उसके बाद दया की भावना होनी चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भाव बढ़ सकता है। आइए एक पॉइंट और है संस्थाएं में है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए समुदाय और आसपास आस पड़ोस, समुदाय और आस पड़ोस। देखिए इनका क्या रूल होना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिले। देखिए जोखिम साझा करने और प्रत्यक्ष वित्तीय संबंधों के लिए प्रोत्साहन। एक साप्ताहिक साझा अवकाश दिवस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है सामुदायिक न्यायालय और स्थानीय न्याय के अन्य रूप, ठीक है। उसके बाद है कानूनी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। देखिए कानून संबंधी व्यापक ज्ञान होनी चाहिए। पांचवा है समाज सजा के बाद अपराधी का समाज में एकीकरण। यदि कोई अपराधी अपराध कर लिया, उनको एक सजा मिल गया, सजा काट के जब बाहर आया समाज में, तो समाज में भी उसको एक अच्छे भावना से देखना चाहिए। देखिए अन्य समस्याओं को समझना तथा उनके समाधान के लिए प्रयास करना आदि। अब दूसरा स्तर देखते हैं व्यक्तिगत स्तर।
वो तो हम देख लिए संस्थागत स्तर। अब व्यक्तिगत स्तर पे आप किस तरह से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्तर। दूसरा, निम्न सुझावों का पालन करके व्यक्तिगत स्तर पर यह क्रिया किया जा सकता है। क्या क्रिया? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला है पारस्परिक रूप से सक्षम बनना। हम सभी के पास विशिष्ट प्रतिभा, कौशल एवं क्षमता है। यह हमारी ताकत है और यही, आइए आगे देखते हैं। देखिए, हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि हमें कुछ निश्चित चीज़ों के लिए ही कौशल प्राप्त होता है। समूह के साथ काम करने वाले व्यक्ति अपना ज्ञान और कौशल एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी किसी के पास यदि कौशल है तो वह अपना कौशल एक दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, जो वह भी वो निपुण हो जाए ये कौशल सीख के, और अपना सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है इससे। देखिए, ऐसा समूह अधिक दक्ष होता है, क्योंकि एक सदस्य का कमजोर पक्ष दूसरे का मजबूत पक्ष हो सकता है। एक साथ होने में ही शक्ति निहित है। यह आपसी विश्वास लंबे समय के लिए सद्भावपूर्ण संबंधों का को जन्म दे सकता है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो है मैथ में अच्छा है, वही व्यक्ति इस विज्ञान में खराब है, तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो विज्ञान में अच्छा होगा और मैथ में कमजोर होगा। तो ये दोनों आपस में मिल जाए तो एक दूसरे को सद्भावपूर्ण सहयोग करे, तो इससे सद्भावपूर्ण संबंधों का भी विकास होता है। आइए आगे देखते हैं। सहानुभूति एवं सहानुभूति को विकसित करना। देखिए, सहानुभूति को विकसित करना। देखिए, सहानुभूति दूसरे की भावनाओं एवं समस्याओं की गहरी समझ को दर्शाती है। भावनाएं व्यक्ति को सही या गलत की ओर ले जाती है। दूसरे के सही अथवा गलत कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के दौरान व्यक्ति को दूसरे की भावनाओं को समझने की भी जरूरत है। यदि ऐसा होता है तो दुष्कर्म और दुष्कर्मीय गरीब और झपटमार भ्रष्टाचार और लंबित मामले नहीं रहेंगे। ऐसे समाज में सामाजिक सद्भाव समृद्ध होगा। ये तीसरा पॉइंट देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर आप किस तरह से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, सहयोगियों को हासिल करना। लोग जो एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं और देखभाल करते हैं और प्रगति के लिए ज्ञान आधारित जागरूकता का उपयोग करते हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जब वे समूह को समर्थन देने के लिए प्रयास करते हैं तो उनकी अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है। छोटे समूह साथ मिलकर बड़े समूह बन जाते हैं और इस प्रकार साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें निकट भविष्य में हताश लोगों से खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वे उन लोगों के सहयोगी बन जाएंगे जिनके पास बर्बाद करने के लिए भी पर्याप्त से अधिक धन संसाधन है। सद्भावपूर्ण और नेक संबंधों के माध्यम से इन सहयोगियों की पहचान करनी होगी। है अंतर समाप्त करना। देखिए, पूरा ब्रह्मांड द्वंद्व में विभाजित है। यह दो विपरीत शक्तियों के विकल्प के समान है। एक निर्माण की ओर अग्रसर है, दूसरा विनाश की ओर अग्रसर है। परंतु इस अंतर को निपटाने की जरूरत है। इस अंतर को काटने की जरूरत है। देखिए आगे। जरूरत है और लोगों का निर्माण की ओर ले जाने की आवश्यकता है। आमतौर पर जब हम दूसरों की सेवा करने का विकल्प चुनते हैं और उनकी स्वतंत्रता इच्छाओं का सम्मान भी करते हैं, तो हम सृजन की भावना का पक्ष लेते हैं। ब्रह्मांड भी इसका प्रत्युत्तर सद्भाव में देता है। देखिए, आप अंतिम देखते हैं कि संस्था मतलब व्यक्तिगत किस तरह से सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। मित्रता के लिए सामाजिक समूह।
देखिए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देख के, तो आप लोग ज़रूर, हम मानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। देखिए हम अपने खुद से ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को। देखिए, एक समूह में दो या दो से सदस्य अधिक सदस्य होते हैं और इनका कमोबेश समान लक्ष्य होता है। कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार समूह का चुनाव कर सकता है, जैसे पुरुष या महिला क्लब, बच्चों के लिए मनोरंजन केंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता क्लब, पड़ोस का स्वच्छता केंद्र या स्थानीय व्यवसाय संघ आदि। समूह में शामिल होने का लक्ष्य दूसरे से संवाद स्थापित करना होना चाहिए, ताकि दूसरों को भली भांति समझा जा सके। इसके अलावा एक दूसरे के लिए कार्य करना चाहिए, लक्ष्यों को साझा करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि संपर्क बनाने चाहिए आदि। इससे संकट के दौरान इन सभी लोगों को काफ़ी बल मिलता है। तो देख लिए, अब दो प्रश्न देखे, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न गांधी जी का आंदोलन जो है वो आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा, और ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाएगा। 12 नंबर में पूछने का मतलब आपको 250 शब्द में से लिखना होगा। तो आप देख लिए, आगे आने वाला वीडियो में आपको हम यह क्वेश्चन बताएंगे। यह भी बनाया हुआ है कि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यही प्रश्न बताएंगे, जो कि है गांधी के चोरी नहीं करना, संपत्ति का त्याग और ब्रह्मचर्य की अवधारणा का वर्णन करें। यह आपके एग्जाम में काफ़ी बार 12 नंबर में पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला वीडियो में बताएंगे। एक क्वेश्चन और बताएंगे, वह भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन करें और इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आयामों का उल्लेख करें। ये तो प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और BPSE 141 प्ले लिस्ट हम बना देंगे, प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप प्लेलिस्ट खोल के यह वीडियो देख सकते हैं, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करें। यदि कुछ आपको लगा कि कुछ सुधार होना चाहिए तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।